Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन को देखा था। हमने देखा था कि सेल साइकिल जो है इसके दो फेजेस होते हैं, एक को हम इंटरफेस कहते हैं और एक को हमने माइटोसिस फेज़ कहा था। फ्रेंड्स हमने इस डायग्राम को डिटेल स्टडी किया था। हमने यहाँ पे G0 फेज़ जो है एक हमारा ये रह गया था और इसके जो डिस्क्रिप्शन में एक टेबल बना हुआ है, इसकी समरी है जो सेल साइकिल की, एक वो रह गई थी। बाकी हमने सबको डिस्कस कर लिया था। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सेंट्रोमेयर को डिस्कस किया था। सेंट्रोमेयर क्या होता है, होपफुली आप लोगों को वो पता चल गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, वो पॉइंट जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होती हैं, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आप ये भी कह सकते हैं, कॉल्ड सेंट्रोमेयर। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो इंटरफेज़ है उसके तीन फेजेस थे, एक था G1 फेज़, एक था S फेज़, एक था G2 फेज़। अब स्टूडेंट्स G1 फेज़ के अंदर क्या होता है, सेल प्रोटीन्स बनाता था, ऑर्गेनाइल्स बनाता था, साइज़ में बड़ा होता था, और S फेज़ के लिए इंजाइम्स तैयार करता था। एस फेज़ के अंदर क्या होता था स्टूडेंट्स, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट करता था, डीएनए की रेप्लिकेशन होती थी। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी तैयार होती थी। जब डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती थी तो फिर क्या होता था, डुप्लीकेशन होती थी क्रोमोसोम्स की, और क्रोमोसोम्स की जब डुप्लीकेशन होती थी तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता था। हम कहते थे कि हर क्रोमोसोम के पास कितनी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। हम इस तरह से कहते थे कि जो क्रोमोसोम है ना इसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई हैं अब। तो स्टूडेंट्स उसके बाद अगला जो मरहला था वो G2 फेज़ का मरहला होता था। G2 फेज़ में क्या होता था, प्रोटीन्स बनती थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी प्रोटीन्स बनती थी, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स बनती थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा क्या होता था G2 फेज़ में, ये एक चेक पॉइंट था ये देखने के लिए कि आया कि जो एस फेज़ के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है, आया कि वो ठीक है कि नहीं है, इसको देखने के लिए एक चेक पॉइंट जो है वो G2 फेज़ में था। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें होने के बाद फिर जो सेल है ना स्टूडेंट्स वो एम फेज़ के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, जहाँ पे वो आखिरकार जब उसमें तकसीम होने की सारी चीज़ें तैयार हो जाता है, मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है, तो स्टूडेंट्स फिर जाके वो क्या कहते हैं, तकसीम हो जाता है दो हिस्सों में, ठीक है, दो नए सेल्स बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस फेज़ को हम कहते हैं एम फेज़। तो ये ओवरऑल हमारे का सारा जो है इसे हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एक G0 फेज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। स्टूडेंट्स मैं एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दूं, हमने पढ़ा था कि G1 फेज़ जो है ये माइटोसिस से बाद में आता है, एम फेज़ के बाद में आते हैं, इसे हम क्या क्या नाम देते थे, पोस्ट माइटोटिक फेज़ का नाम देते थे। और एम फेज़ जो है वो G2, अब G2 फेज़ है ना जो एम फेज़ से पहले आता है, जिसे हम प्री माइटोटिक फेज़ का नाम भी देते थे। तो स्टूडेंट्स हम आपने ज़हन में रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि ठीक है टेम्पोररी, कुछ ठीक है आर्जी तौर पर है ना जो, ठीक है, वो एक ऐसी कंडीशन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो मज़ीद तकसीम नहीं होते, या कुछ सेल्स परमानेंटली चले जाते हैं, मतलब एक मरतबा वो बनते हैं फिर दोबारा वो डिवाइड नहीं होते, या कुछ सेल्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं फिर दोबारा से वापस तकसीम होना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ऐसी स्टेज जिसमें जो सेल है वो एक आराम की हालत में चला जाता है, जहाँ पे सेल जो है वो अपने आप को मज़ीद तंग नहीं करता तकसीम करने के लिए, उसके अंदर मज़ीद चेंजेस नहीं आती। तो स्टूडेंट्स एक ऐसी जो कंडीशन है ना इसको हम G0 फेज़ का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम G0 फेज़ को देखते हैं। स्टूडेंट्स ये सारा हमने कल डिस्कस कर लिया था, इंटरफेस क्या होता है, G1 फेज़ क्या होता था, S फेज़ क्या होता था, ठीक है, उसके बाद G2 फेज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स आए हम एम फेज़ और G0 फेज़ को आज हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एम फेज़ क्या कहता है, वो कहते हैं एम फेज़ में क्या होता है, आफ्टर ये आपकी बुक में ना जो थर्ड पेज है आपकी बुक का वहाँ पे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो पैराग्राफ है ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वहाँ से आप लोगों ने कुछ नहीं करना। जो बातें मैंने स्लाइड्स में आप लोगों के लिए लिखी हैं, आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं बातों को याद करना है, इन्हीं बातों को आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। स्टूडेंट्स अब देखें एम फेज़ जो है आप लोगों की बुक का थर्ड पेज पे स्टार्ट हो रहा है, आप लोग बुक खोल के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इंटरफेस के बाद क्या होता है, जो सेल है ना जो वो एंटर हो जाता है, जो सेल है वो एंटर का मतलब होता है दाखिल हो जाता है द डिवीजन फेज। स्टूडेंट्स डिवीजन का क्या मतलब है, तकसीम होने वाले फेज में दाखिल होते हैं, एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, और 2 डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम हो जाता है। स्टूडेंट्स डॉटर सेल्स मैंने आपको बताया था ना, डॉटर सेल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखें एक सेल है जो, अब इसने क्या किया, इसने 2 नए सेल्स बना दिए। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या है, इसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, फिर इसको मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है, पेरेंट सेल या फिर मदर सेल है, और ये इससे बनने वाली डॉटर सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे जो हैं ठीक है वो क्वेश्चन करते हैं कि हम इन्हें डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं, ठीक है, डॉटर मतलब बेटी को कहते हैं, हम इन्हें सन सेल्स क्यों नहीं कहते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका एक बड़ा लॉजिकल सा आंसर ये है, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सेल जो है वो अपने अंदर से 2 नए सेल्स बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, विद इन जेंडर, ठीक है, जो फीमेल है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी से नए ऑर्गेनिजम्स को।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी के रिजेम्बलेंस में हम इन्हें यहाँ पर इसे मदर सेल और इन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सन जो है वो इस तरह की एक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती, तो यहाँ पे ठीक है उसको अब ये समझ लें उसको एक नाम असाइन करना जो है ये भी मुनासिब नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सेल्स को डॉटर सेल्स का नाम दिया इसी के रिजेम्बलेंस से कि ये जो सेल्स है ना, ठीक है, चूँकि ये मदर सेल इस वजह से क्योंकि ये अपने से 2 नए सेल्स को जन्म दे रही है और ये जो डॉटर सेल्स हैं आगे से मजीद सेल्स को जन्म देंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स इसी वजह से इन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। बहरहाल इसके अलावा इसका कोई खास लॉजिक नहीं है, तो आपने इसको जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये जो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, जब इंटरफेस हो जाता है, इंटरफेस में अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो फिर जो सेल है वो तकसीम करके दोनों डॉटर सेल्स बना देते हैं। द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल जो हैं आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल जीन्स, ऑल फेजेस अकर इन अ सीक्वेंस। स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, जीन्स क्या होते हैं। जीन्स स्टूडेंट्स, जीन्स का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। स्टूडेंट्स इस होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो कि खास प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखता है, इसे हम जीन कहते हैं। जीन बेसिकली क्या है, डीएनए के छोटे से टुकड़े को हम जीन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, जितना भी प्रोसेस हो रहा है सेल के तकसीम का, सेल डिवीजन का जितना भी प्रोसेस है, इसको हमारे सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ खास किस्म के जीन्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और वही जीन्स जो हैं वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इस जो जितना भी प्रोसेस है इसमें हर स्टेप जो है वो एक तरतीब से चले। मेरी बात समझ में आ रही है? हर स्टेप जो है वो एक तरतीब से चले और इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा। वही जीन्स इस बात को जो है वो यकीनी बनाते हैं। तो सेल साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो कंट्रोल होते हैं ख़ास किस्म के जीन से, और ये जितने भी फेजेस हैं जो एक सीक्वेंस, एक तरतीब से हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक डायग्राम शो की, अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहाँ पे देखें ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर देखें क्रोमोसोम्स पहले अकेले अकेले पड़े हैं। फिर इसने क्या किया यहाँ पर एस फेज़ के अंदर, ठीक है, ये क्या किया, इंटरफेज़ हुआ। इंटरफेज़ में क्या किया, इसने अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एस फेज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो गई। बाकी चेंजेस भी हुए, G1 फेज़ G2 फेज़ से गुजर कर सेल जो है मुकम्मल यहाँ पर क्या है, तैयार है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले वाला इंटरफेज़ था, यहाँ पे सेल जो है वो आगे एक फेज़ के अंदर दाखिल हो गए, इसे हम प्रोफेज़ कहते हैं। प्रोफेज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर माइटोसिस के टॉपिक्स होंगे। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, बहरहाल जो आप लोगों को मैंने समझाना है इस डायग्राम से, एक सेल जो है वो तकसीम होकर 2 नए सेल्स बना रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो अमल है ना, जिसमें एक सेल 2 नए सेल तकसीम होकर 2 नए सेल्स बनाते हैं, इसे एम फेज़ या फिर माइटोसिस फेज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, तो आपने इसे अच्छी तरह से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स आएँ अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स डायग्राम जो है इसको हमने अच्छी तरह से दोबारा देख लिया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरफेस G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़, चीज़ों को फिंगर टिप पे आपने याद रखना है। G1 फेज़ के अंदर मैंने आपको बताया था 4 चीज़ें, प्रोटीन्स बनती हैं, ऑर्गेनेल्स बनती हैं, सेल साइज़ में बड़ा होता है, और एस फेज़ के लिए एंजाइम्स तैयार होते हैं। फिंगर टिप पे आपने चीज़ों को तैयार रखना है। एस फेज़ के अंदर क्या होता है, पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, फिर हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं। G2 फेज़ के अंदर क्या है, सेल्स के अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहते हैं। सेल का साइज़ बड़ा होता है और ये चेक पॉइंट है देखने के लिए आया कि डीएनए रेप्लिकेशन ठीक हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो एम फेज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें किस तरह से एक सेल जो है वो 2 नए सेल्स के अंदर तकसीम हो रहा है, ये एम फेज़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रह गया हमारे पास G0 फेज़ का। अब G0 फेज़ के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि G0 फेज़ आखिर है क्या। स्टूडेंट्स ये जो G0 फेज़ है ना, ठीक है, अब G0 फेज़ को, ठीक है, इसे G नोड भी पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह सिंबल होता है ना, इस तरह जैसे आपने देखा होगा 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इस तरह का एक सिंबल लगता है, इसे नोड कहते हैं, ठीक है, इसे नोड पढ़ते हैं, NOD, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसे नोड भी पढ़ते हैं, इसे G नोड फेज़ भी कहते हैं और इसे G0 फेज़ भी कहते हैं। तो आप G0 फेज़ इसे पढ़ें। तो स्टूडेंट्स इस फेज़ के अंदर क्या होता है, मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो तकसीम होना रोक देते हैं, एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग, और क्या परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, जो उनके ख़ास काम जो उनके असाइन किए गए हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये जो फेज़ है इसे हम G0 फेज़ कहते हैं। आप इसे समझ सकते हैं, ये ज़ीरो गैप फेज़ है, मतलब इसमें किसी भी ये सेल साइकिल के अंदर आता ही नहीं है, ठीक है। जो G1 फेज़ था वो फर्स्ट गैप फेज़ था, वो सेल साइकिल के अंदर आता था, वो पहला मरहला था, पहला छोटा दौरानिया था जिसमें सेल तकसीम होता था। G2 जो दूसरा छोटा दौरानिया था, ये G0 फेज़ है, मतलब ये सेल साइकिल के अंदर नहीं आता, ये सेल साइकिल से टोटली आउट है, बाहर है, ठीक है। जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये सेल साइकिल ये चल रहा है और G0 फेज़ से टोटली बाहर है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे सेल्स जो हैं वो तकसीम होना रोक देते हैं, ठीक है, और अपने ख़ास फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, इसे हम G0 फेज़ कहते हैं। बहुत सारे सेल्स स्टूडेंट्स अब देखिए एमसीक्यूज़ आते हैं, मैनी सेल्स, जैसा कि एग्जांपल उसने दी हुई है न्यूरॉन्स,
रिमेन इन G0 फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड्स। इनडेफिनेट का मतलब होता है गैर महीना मुद्दत, मतलब तवील अरसे के लिए। यहाँ पे कोई ठीक है खास लिमिट नहीं कि 1 साल 2 साल। न्यूरॉन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स को हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था। ये हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन और जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये दोनों इसको बनाते हैं। तो ये न्यूरॉन्स है ना जो इन दोनों को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं। तो आपने इस बात को जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स एक मरतबा जब न्यूरॉन्स बन जाते हैं तो दोबारा ये जो है ये डिवाइड नहीं होते। तो आपने जहन में रखना है कि जो न्यूरॉन्स हैं एक मरतबा बनते हैं, उसके बाद ये फिर इनडेफिनेट पीरियड के लिए, गैर महीना मुद्दत के लिए, बहुत तवील अरसे के लिए G0 फेज़ के अंदर चले जाते हैं, फिर ये दोबारा डिवाइड नहीं होते। तो आपने इस बात को जहन में रखना है। वो आपसे पूछा जाएगा वो कौन से सेल्स हैं जो कि G0 फेज़ में इनडेफिनेट पीरियड के अंदर, इनडेफिनेट पीरियड के लिए रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने किसको आंसर करना है, आप लोग आंसर करेंगे न्यूरॉन्स को। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए सम सेल्स, जैसे कि सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी, हमारे जिगर के कुछ सेल्स, हेपेटोसाइट्स और किडनी के कुछ सेल्स होते हैं जो कि G0 फेज़ के अंदर टेम्पोरेरीली स्टूडेंट्स कहते हैं आर्जी तौर पर, मतलब कुछ अर्से के लिए जाते हैं। उसके बाद जब ज़रूरत महसूस होती है कि अब नए सेल्स बनाने की ज़रूरत है तो दोबारा से वो G0 फेज़ से वापस आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान रखना है, हमारे जो किडनी और लिवर के सेल्स जो हैं ये टेम्पोरेरीली आर्जी तौर पर जाते हैं, जबकि हमारी बॉडी के कुछ सेल्स जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, स्टूडेंट्स एपिथेलियल सेल्स के हमारी जो स्किन है ना, हमारी स्किन के जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है जो सेल्स को कवर करते हैं उसे हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स इन एपिथेलियल सेल्स के अलावा हमारी जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन, जिन सब की जो आउटर लाइनिंग है ना, जो बाहर वाली दीवार है, उसको भी कौन कवर करते हैं, एपिथेलियल सेल्स कवर करते हैं। तो आपने इसको ध्यान रखना है, कुछ सेल्स जैसे कि एपिथेलियल सेल्स वो कभी भी G0 फेज़ के अंदर एंटर नहीं होते और वो सारी ज़िंदगी जो है वो क्या करते रहते हैं, तकसीम होते रहते हैं, तकसीम होते रहते हैं। स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि आपकी जो जिल्द है ऊपर से फट जाती है, ठीक है, जिल्द उतर जाती है, फिर नई आ जाती है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस हो रहा होता है। ऊपर से जो जिल्द है, हमारी जो स्किन है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो ऊपर वाले एपिथेलियल सेल्स हैं इनके डेड हो जाते हैं। जब डेड हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, हमारी बॉडी में उतार के फेंक देते हैं, फिर नीचे से नए एपिथेलियल सेल्स आते हैं, वो स्किन की लेयर को बना देते हैं और बहुत प्यारी स्किन हो जाती है। फिर दोबारा से उतरती है, फिर नए सेल्स आते हैं। तो हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं कभी भी G0 फेज़ के अंदर दाखिल नहीं होते और सारी ज़िंदगी जो है बुढ़ापे तक जो है वो तकसीम होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ज़हन में रखना है। अगर वो आपसे G0 फेज़ के मतलब पूछे तो आपने सारी बातें जो है आप लोगों ने बतानी है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि G0 फेज़ क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास एक टेबल है जिसमें सारी चीज़ों को समराइज़ किया हुआ है। मैं आप लोगों को ये पढ़ के बता देता हूँ, आप लोगों ने इसको एक मिनट पर रीड कर लेना है। वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने पहले सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, आप लोगों ने वही इसके अंदर लिखनी है। तो स्टूडेंट्स अगर ठीक है, वैसे आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पर मेन फेजेज इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल में फेज़ और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। पहला फेज़ है, अब देखिए ना यहाँ पे फेजेस दो होते हैं, एक होता है इंटरफेस और एक एम फेज़। देखिए ये पिंक से शो किया गया, इसका मतलब ये है कि दो मेन फेजेस हैं, ठीक है। ये पहला इंटरफेज़ है, दूसरा क्या है, एम फेज़। अब इंटरफेज़ के आगे से 3 हिस्से हैं, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और G0 फेज़। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इंटरफेज़ का हिस्सा नहीं है, आपने इसको ध्यान में रखना है, G0 फेज़ इंटरफेज़ का हिस्सा नहीं है। अगर आपसे पेपर में एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज या G0 फेज, तो आपका आंसर क्या होगा, G0 फेज। G0 फेज इंटरफेस का हिस्सा नहीं है, ये अलग है, सेल साइकिल से एक अलग चीज़ है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरफेस के अंदर देखिए, इंटरफेस के अंदर क्या होता है, ठीक है, सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। सेल जो है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, तकसीम के लिए तैयार करता है, ठीक है, एंड गोज थ्रू इन साइज एंड गोज, ठीक है, एंड गोज थ्रू ग्रोथ इन साइज। और क्या करता है, गोज थ्रो का मतलब होता है गुजरता है, ग्रोथ इन साइज अपने साइज को बड़ा करके, एंड डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए को रेप्लिकेट करके। उसमें डीएनए रेप्लिकेशन इस फेज के अंदर होती है, सेल G1 फेज के अंदर भी सेल का साइज बड़ा होता है, G2 फेज के अंदर भी सेल का साइज बड़ा होता है। अब स्टूडेंट्स आगे हम G1 फेज को देखते हैं, वो कहता था सेल ग्रोज इन साइज, मैंने अभी आपको बताया सेल का साइज बड़ा होता है और कैरी आउट नॉर्मल फंक्शन। और जो सेल है मैंने आपको बताया था ना, जब हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर इंटरफेस पढ़ा था, इंटरफेस के दौरान जो सेल है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को ही परफॉर्म करता है, ठीक है। इट्स प्रिपेयर्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स वही बातें, वही सारी पुरानी बातें जो मैंने आपको बताई थी। आप चाहे G1 फेज में कुछ ना लिखें, आप सिर्फ वो 4 पॉइंट्स लिख दें, क्या कि सेल जो है वो साइज़ में बड़ा होता है, सेल के अंदर प्रोटीन्स की प्रोडक्शन बढ़ती है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और सेल जो है वो एस फेज़ के लिए एंजाइम्स को तैयार करते हैं ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन करवा सके। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखें एस फेज़ है, सिंथेसिस फेज़। यहाँ पे क्या करता है, सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। सेल जो है वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, कॉपी तैयार करता है, अपने डीएनए की कॉपी तैयार करके क्या करता है, जो एग्जैक्ट कॉपी है वो अपने जेनेटिक मटेरियल की बनाकर और फिर जो है वो उससे क्रोमोसोम्स बनाता है इस तरह के, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्रोमोसोम है और ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स G2 फेज गैप फेज है, ये क्या कहता है, सेल ग्रोज फर्दर। आपने ध्यान रखना है सेल की ग्रोथ जो है G1 फेज के अंदर भी हो रही है और G2 फेज के अंदर भी सेल साइज में ग्रो कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सेल इंश्योर्स दैट, सेल इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना। सेल जो है इस बात को यकीनी बनाता है कि ऑल प्रिपरेशंस,
कि तमाम तैयारियां जो की गई यार कंप्लीट वो मुकम्मल है डवीएन के लिए। वो जो एस फेज़ के अंदर मैंने आपको बताया था ना, एस फेज़ के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उसको देखता है कि आया कि वो ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे सेल जो है उस बात को इंश्योर करता है कि कोई कमी कोताही तो नहीं रह गई सेल की तकसीम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक किस्म का लास्ट वाला चेक पॉइंट होता है, क्योंकि इससे आगे जो सेल ने वो डायरेक्टली एम फेज़ के अंदर दाखिल होना है, एम फेज़ के अंदर सेल ने तकसीम हो जाना है। तो G2 फेज़ के अंदर सेल इस बात को यकीनी बना लेता है कि किसी किस्म की कोई गलती कोताही जो है वो रह तो नहीं गई, ठीक है, कोई चीज़ बाकी तो नहीं रह गई। तो सेल यहाँ पे इस बात को यकीनी बनाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे G0 फेज़ के अंदर क्या होता है, ठीक है, द सेल एग्जिट्स द लाइफ साइकिल, जो सेल है वो साइकिल से बाहर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एमसीक्यू मेरे जहन में आ गया, पेपर में आपसे एमसीक्यू आता है कि सेल जो है ना वो G0 फेज़ में किस फेज़ के बाद एंटर होता है, G1 फेज़, एस फेज़ या G2 फेज़। तो आपने क्या जहन में रखना है स्टूडेंट्स, आप डायग्राम से देखें, G0 फेज़ के अंदर सेल जो है वो G1 फेज़ के बाद एंटर होता है। तो आपने इसको जहन में रखना है, G1 फेज़, G0 फेज़ जो है, ठीक है, G0 फेज़ के अंदर एक सेल जो है वो G1 फेज़ से गुजरने के बाद एंटर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सेल जो है वो G0 फेज़ में किस फेज़ के बाद एंटर होता है, G1 फेज़ के बाद, एस फेज़ के बाद, G2 फेज़ के बाद या एम फेज़ के बाद। तो आपका आंसर क्या होगा, G1 फेज़ के बाद जो है वो सेल G0 फेज़ के अंदर एंटर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको आपने जहन में रखना है, सेल जो है वो साइकिल से एग्जिट करता है G1 फेज़ के बाद एंड स्टॉप्स डिवाइडिंग, और तकसीम होना रोक देता है, ठीक है, और अपना क्या करता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि उसे असाइन किए गए हैं, ठीक है। जिस तरह का न्यूरॉन्स का फंक्शन है तो उसका काम क्या होगा, उसने नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस पैगाम को लेके जाना होगा। लिवर के सेल ने तो वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा, लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से वो खास किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। उसके बाद एम फेज़ क्या होगा, एम फेज़ में सेल जो है वो क्या करेगा, अपनी टोटली डिवाइड कर जाएगा। सेल डिवाइड्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल स्टूडेंट्स मतलब जेनेटिक मटेरियल से क्या मतलब है, जीन्स वाला मटेरियल। जीन्स वाला मटेरियल मतलब क्या, डीएनए, उसका जो हेरिडिटरी मटेरियल है, वरासती मादा, उसका डीएनए जो है उसको इक्वली जो है वो दो नए आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे सेल्स में क्या कर देगा स्टूडेंट, तकसीम कर देगा। जिस तरह हम यहाँ पे डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे देखें इसका जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे अगर आप देखें इसका जेनेटिक मटेरियल है। एम फेज़ में सेल ने क्या किया, इस जेनेटिक मटेरियल को आधा, ये देखें ना, ये इस तरह से क्रोमोसोम है, तो अब इसमें क्या किया, आधा एक साइड इधर दे दी, ठीक है, एक साइड यहाँ पर आ गई और एक साइड जो है वो यहाँ पर आ गई। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से क्या करना है, तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये हमारे डिस्क्रिप्शन भी कवर हो गए। ये आप लोगों ने इसे अलग से याद नहीं करना, आप लोगों ने पिछले चीज़ें याद रखनी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की वैसे ही कवर हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ उसने, ठीक है, एलाबोरेट करके चीज़ों को ना थोड़ा सा यहाँ पे वाज़ह करके, प्रोमिनेंट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आप चीज़ों को समराइज़ कर सकें। एक किस्म की समरी होगी जो कि आप लोगों के लिए बुक में जो है वो दी गई है। तो आप लोगों ने इसे एक मिनट पर रीड कर लेना है। तो स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। आपने क्या करना था, सेल साइकिल के डेफिनेशन और राइट पेजेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गए होंगे। आप G2 फेज़ के बारे में क्या जानते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लिख लेंगे, डिफाइन G0 फेज़, जो आप लोगों ने आज मुझे, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसे याद करके लाजमी लिखना है कि G0 फेज़ क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ड्रॉ सेल साइकिल डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी तौर पर ड्रॉ करना है। और स्टूडेंट्स ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, राइट अ नोट ऑन इंटरफेज़। इंटरफेज़ जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने, ठीक है, G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़, G0 फेज़ के बारे में भी लिखना है। तो आपने 4 पॉइंट्स बनाने हैं, G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़ और G0 फेज़। जब आपसे इंटरफेस पूछा जाएगा तो आपने एम फेज़ के बारे में नहीं बताना, आपने सेल साइकिल के बारे में नहीं बताना, आपने डायरेक्ट इंटरफेस के बारे में बताना है। मेरे बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट साथ आपने वो डायग्राम भी ड्रॉ करनी है जो कि आप लोगों को बुक में, ठीक है, मैंने आप लोगों को करवाई है ये डायग्राम, आप लोगों ने ये डायग्राम भी साथ ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे बार बार क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को पूरी देखा करें और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, ताकि जो हम लेक्चर्स, मुफीद लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।